हेलो एवरीवन। क्लास हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ऑल अबाउट ब्लड के सभी सेल्स के बारे में पढ़ा। सेल्स के अलावा प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा के अंदर में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं इनके बारे में पढ़ा। और उसके अलावा ये हमने देखा कि किन कंडीशंस में, कौन कौन सी पैथोलॉजिकल कंडीशंस में प्रोटीन्स का अमाउंट बढ़ता है, किस में घटता है। ठीक है, अब क्योंकि हम लोगों ने ब्लड पढ़ा तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना भी मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ये एक एमरजेंसी कंडीशन में किया जाने वाला प्रोसीजर है। इवन एनीमिक पेशेंट्स में या किसी भी ऐसी कंडीशन जैसे एक्सीडेंटल केस हो गए या कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई जब उसको क्या हुआ, उसका ब्लड का अमाउंट अगर उसकी बॉडी में कम है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, यानी इसमें उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ब्लड ग्रुप होता है एक ऐसा क्लासिफिकेशन, ऐसा सिस्टम जो पूरी पॉपुलेशन को एक अलग अलग ग्रुप्स में बांटता है अकॉर्डिंग टू द एंटीजन प्रेजेंट ऑन देयर आरबीसी सरफेस। यानी किसी भी व्यक्ति के ब्लड के अंदर जो आरबीसी होती है, जो इरिथ्रोसाइट होती है, उसके सेल्स पे कैसा एंटीजन प्रेजेंट है, प्लस कौन सा एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में घूम रही है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ये बात डिपेंड करती है ब्लड ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, और इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, सारे ही ब्लड सेल्स के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा। तो ब्लड ग्रुप जो सिस्टम है, वैसे तो ढेर सारे ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि आज तक जिनकी खोज हुई है, लेकिन सभी ब्लड ग्रुप्स कैपेबल नहीं होते हैं ब्लड के क्लॉट कराने के लिए। यानी अगर उनको आपस में मिक्स कर दिया जाए, वो सभी कैपेबल नहीं है कि वो ब्लड को क्लॉट करा दें। तो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंटली वही चीज़ पढ़ते हैं जो कि क्लॉट कराने में कैपेबल है। ठीक है, जैसे कि मेनली आपके एबीओ हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच ब्लड ग्रुप। बाकी ब्लड ग्रुप तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो क्लॉट नहीं कराते हैं। जैसे कि एमएनएस सिस्टम होता है, पी सिस्टम होता है, केल ब्लड ग्रुप होता है, डफ़ी ब्लड ग्रुप, किड ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, लुईस सिस्टम होता है, लूथेरन डाइगो, एक्सजीआई सिस्टम, के एक्स सिस्टम, कॉल्टॉन सिस्टम, बहुत से इस तरीके के होते हैं जो कि ब्लड क्लॉट कराने के लिए कैपेबल उतना ज़्यादा नहीं होते हैं। गोल्डन ब्लड ग्रुप होता है तो वो थोड़ा सा करा सकता है। तो इसी तरीके से जो इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स हैं उनको हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप की। एबीओ ब्लड ग्रुप जो सिस्टम होता है वो किसने डिस्कवर किया है? सबसे पहले बात करें इनके डिस्कवरर की, तो वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, उन्होंने कब किया था? 1901 में, 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था। ठीक है, और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसके बिहाफ पर दिया था? इन्होंने ब्लड ग्रुप के टाइप्स के
जो क्लासिफिकेशन किए थे वो इस बिहाफ पे किए थे कि उनके आरबीसी पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। हमेशा एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी एंटीजन उसके ब्लड ग्रुप में प्रेजेंट होगा हमेशा उसकी अपोजिट एंटीबॉडी ही प्रेजेंट होगी प्लाज्मा में। क्योंकि अगर सेम सेम हो गया, मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी ही प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी, वो आपस में जुड़ करके एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, वो आपस में अटैच हो सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स है वही लाइफ थ्रेटनिंग होता है। इसीलिए हम कभी भी किसी का भी ब्लड किसी को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि उनके ब्लड में अगर सेम सेम एंटीबॉडीज़ और सेम एंटीजन मिल गया तो वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद जो पेशेंट है उसकी जान भी जा सकती है। इसी वजह से इसका क्लासिफिकेशन हमारे लिए पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ हम किसी को भी कोई भी ब्लड दे सकते थे। ठीक है, तो प्लाज्मा में हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग वाली एंटीबॉडी होगी, यानी अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी हमेशा बी होगी। ये होता है आपका एबीओ सिस्टम। तो इसके बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स हैं एबीओ सिस्टम के, जो कि इसको 4 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स में इसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे टाइप ए, टाइप बी, टाइप ए बी एंड टाइप ओ। तो हमने इसको 4 टाइप में बांटा हुआ है। ठीक है, एबीओ, पूरे एबीओ सिस्टम को, जिसमें एक एक करके हम लोग समझेंगे। ए को अलग समझेंगे, बी को अलग समझेंगे और ए बी को अलग समझेंगे और ओ को अलग से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ए में हम लोग देखेंगे कि आरबीसी के सरफेस पे हमेशा ए एंटीजन पाया जाएगा। बात करें अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी की, तो हमेशा एंटी बी उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, ए एंटीजन उसके सरफेस पे रहेगा, बी एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगी, ताकि वो दोनों आपस में कभी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ना कर पाए। ठीक है, और ये इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये किसका ब्लड रिसीव कर सकता है, ये ओ का एंड ए का जो ब्लड है वो रिसीव कर सकता है और उसी को ए को और ए बी को डोनेट कर सकता है। और ये रिसीव कर सकता है ए एंड ओ टाइप से और डोनेट कर सकता है ए एंड ए बी टाइप्स को। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से बी वाले का समझेंगे। जो बी ब्लड ग्रुप का सिस्टम होता है, उसमें जो बी आपका ब्लड ग्रुप होगा, उसके सरफेस के, उसके आरबीसीज़ के सरफेस पे हमेशा बी एंटीजन प्रेजेंट होगा और उसी के करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ जो कि ए एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं उसके प्लाज्मा में। ठीक है, कॉम्पैटिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये कॉम्पैटिबल हो सकता है बी एंड ओ के साथ, यानी ये बी एंड ओ का जो ब्लड है वो रिसीव कर सकता है। आपको सभी को पता ही होगा जो ओ है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। लेकिन मैटर ये करेगा कि हम यहाँ पर उसके आरएच की कॉम्पैटिबिलिटी भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ए बी ही सिर्फ मिलाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम जो है नॉर्मली कर सकते हैं, दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमको आरएच भी उसी के साथ साथ देखना है। तो यहाँ आरएच की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और ये रिसीव डोनेट किसको कर सकता है, डोनेट कर सकता है बी एंड ए बी टाइप्स के ब्लड ग्रुप को। ठीक है, तो ये कॉम्पैटिबिलिटी है, बी एंड ओ से रिसीव कर सकता है, बी एंड ए बी को डोनेट कर सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप ए बी की। जो ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल रिसीवर
या सर्वग्राही ब्लड ग्रुप बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो ये ब्लड ग्रुप होता है ये किसी से भी रिसीव कर सकता है ब्लड को, ठीक है। क्योंकि इसके पास, इसका क्या रीज़न है कि ये सबसे रिसीव कर सकता है? इसका रीज़न यही है कि इसके पास बहुत सारी जो है एंटीजन्स हैं, टाइप्स ऑफ एंटीजन्स हैं, ए भी है, बी भी है, बट इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। इसका मतलब है कि कोई भी ब्लड ग्रुप अगर इसके पास आएगा तो वो उसको रिसीव कर सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं है, ठीक है। अगर हम कॉम्पैटिबिलिटी की बात करें तो ये ब्लड ग्रुप कॉम्पैटिबल होता है ABO सिस्टम का सभी के साथ, जितने भी ब्लड ग्रुप होंगे, जैसे A, B, AB एंड O। तो ये किसी से भी रिसीव करेगा, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ डोनेट कर सकता है AB टाइप्स को, ठीक है। सिर्फ AB टाइप को ये डोनेट करेगा। टाइप O की बात अगर हम करें तो टाइप O में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, A एंड B। टाइप O जो ब्लड ग्रुप होता है उसके प्लाज्मा में दोनों ही टाइप के एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से कोई भी ब्लड ग्रुप अगर इसको दिया गया तो ये एंटीबॉडीज़ तुरंत ही उस पर अटैक कर देंगी और उस पेशेंट के अंदर ब्लड का क्लॉट बनवा देंगी, जिसकी वजह से ये A, B या फिर AB किसी से भी ब्लड को रिसीव करने के लिए कैपेबल नहीं है, ठीक है। इसको हम सर्वदाता बोलते हैं या फिर इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। जैसे AB को यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोल रहे थे, है ना, वो सभी से रिसीव कर रहा था, इसी तरह ये यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को ये दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। इसके RBCs की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है। याद रखना कि ABO सिस्टम में जो एंटीजन होते हैं वो हमेशा दो ही टाइप के होते हैं, A एंड B। अब किसी पे A हो सकता है, किसी पे B हो सकता है, किसी पे दोनों हो सकते हैं या किसी पे एक भी नहीं। इसी के बिहाफ पर हमने 4 ब्लड ग्रुप्स को डिफ़ाइन किया है। तो इट इज़ ऑल अबाउट ABO ग्रुप। मैंने आपको बता दिया कि ABO ग्रुप कितने ग्रुप्स को कौन सा ग्रुप दे सकता है, कौन सा ग्रुप किन चीज़ों से रिसीव कर सकता है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ याद रखनी है कि जैसे A है तो अपोजिट एंटीबॉडी है, तो एंटीजन आपको याद रखना है, तो एंटीबॉडी भी आपको याद रखनी है कि किस टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है ब्लड ग्रुप में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे RH ब्लड ग्रुप की। RH ब्लड ग्रुप क्या होता है? ये इसको D एंटीजन के फॉर्म में भी जाना जाता है। जैसे हमारे 2 टाइप के एंटीजन थे, एंटीजन A, एंटीजन B ABO में, उसी तरह से यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है एंटीजन D। और इसकी डिस्कवरी थोड़ा सा बाद में हुई। देखिए, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई किस तरीके से थी। उन लोगों ने देखा कि किसी पेशेंट में, एनीमिक पेशेंट है, उसके अंदर RBCs का अमाउंट कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो रहा है, तो उन्हें लगा कि हमें इसको क्या करना चाहिए, इसके अंदर ब्लड की कमी है तो हम इसको ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने ब्लड को प्रोवाइड किया। फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग तो इस डोनेशन को सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग डेथ कर जाते हैं या सीवियर इंजरी कॉज हो जाती है, जैसे लंग्स की इंजरी है, परप्यूरा हो जाना, स्किन में रैशेस पड़ जाना, फीवर आ जाना या फिर जॉइंटिस कॉज हो जाना, इस तरीके के सिम्टम देखे जाने लगे। तब उन्होंने इसकी फर्दर स्टडी की और एक पॉइंट पर पहुँचे कि यहाँ पर सभी के जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो अलग अलग हैं। तो अगर हम सेम ग्रुप के
ब्लड को सेम ग्रुप वाले ब्लड में देंगे तो कोई भी इंजरी अकर नहीं होगी। इस बिहाफ पे उन्होंने इसको बांटा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि जब हम 4 ग्रुप बांट चुके हैं, ए बी ओ ए एंड बी, तब भी कभी कभी बहुत ही रेयर केसेस में लोगों में डेथ कॉज हो रही है। सेम ग्रुप का ब्लड देने पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, डेथ कॉज हो जाना। तब उन्होंने इसकी फर्दर स्टडी स्टार्ट की, इसका रीज़न पता करने के लिए। तब एक और ब्लड ग्रुप की खोज हुई जिसका नाम है RH ब्लड ग्रुप। जो RH टर्म है वो यूज़ किया जाता है रीसस मंकी के नाम पर। उसका नाम रीसस था, इस वजह से RH वहाँ से लिया गया। जो RH ब्लड ग्रुप होता है वो भी कैपेबल है कोआगुलेशन कराने के लिए, यानी अगर उसका करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी उसके एंटीजन से मिलता है तो जो क्लॉट बनता है, कोआगुलेशन होता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट की डेथ कॉज हो सकती है। तो फर्दर स्टडी हम लोगों ने RH ब्लड ग्रुप की करना स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मंकी पर हुआ था, रीसस मंकी पर। उसके बाद जब इसकी कंफर्मेशन हो गया तब हमने ये चीज़ परफॉर्म करना स्टार्ट की ह्यूमन बॉडीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, यानी डी एंटीजन जो मैंने आपको बताया है उसकी प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बिहाफ पर। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव समझा जाएगा। अगर डी एंटीजन नहीं है तो ये नेगेटिव समझा जाएगा। और जिस तरीके से ABO में होता है, A ब्लड ग्रुप वाले के पास B एंटीबॉडी होती है और B वाले के पास A एंटीबॉडी होती है, उसी तरह यहाँ पर भी है। जो पॉजिटिव जिसके पास एंटीजन होगा डी एंटीजन, उसके करस्पॉन्डिंग उसके अपोजिट जो निगेटिव वाला होगा उसके में एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, RH निगेटिव वाले ब्लड ग्रुप में डी एंटीजन के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। इसी वजह से हम कभी भी पॉजिटिव वाले का ब्लड निगेटिव में ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन कॉम्बिनेशन जब हम बना करके देखते हैं, जब दोनों ब्लड ग्रुप्स को मिला करके हम लोग बात करते हैं A ब्लड ग्रुप एंड RH, जैसे मैंने और भी आपको बताया था अभी, डफ़ी है, केल है, MNC है, ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करते हैं, यानी उनमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली या एफिशिएंसी के साथ में नहीं कॉज होती है जिससे कि डिज़ीज़ कॉज हो सके। बट ABO एंड RH के साथ में ऐसा है कि इसके साथ में ये कॉज कर सकता है। तो इसलिए हम जब भी ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो इन्हीं दो के बिहाफ पर हम लोग जज करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस में ट्रांसमिट करना है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ब्लड ग्रुप आ जाते हैं टोटल 8 ब्लड ग्रुप्स हो जाते हैं। जैसे 4 तो हमारे पास पहले ही थे, A, D, AB एंड O, और अब सभी के पॉजिटिव RH पॉजिटिव 4 और 4 RH नेगेटिव, यानी टोटल हमारे पास ब्लड ग्रुप हो जाते हैं 8। पॉजिटिव में सभी ABO पॉजिटिव होंगे, AB एंड O, और नेगेटिव में सभी नेगेटिव होंगे। ठीक है, जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है इसको हम नेगेटिव वाले को भी दे सकते हैं और पॉजिटिव वाले को भी दे सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज़ इसके पास डी एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो ये RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स जो हैं उनके में अगर पॉजिटिव ब्लड गया RH पॉजिटिव तो रिएक्शन कॉज हो सकता है क्योंकि उसके पास एंटीजन है। बट पॉजिटिव वाले में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए नेगेटिव का ब्लड हम पॉजिटिव को दे सकते हैं।
बट इसका उल्टा हम नहीं कर सकते कभी भी। प्रेगनेंसी के दौरान में इसका एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जिसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, अब आपके में यहाँ पर इतना ज़्यादा डीप नहीं है और ये चीज़ें दी नहीं गई हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए, आपको थोड़ा बहुत उस दिमाग में रहेगा कि जो अगर किसी नेगेटिव मदर की अगर कोई बेबी है जो कि इंट्रा यूट्रेराइन है यानी कि वॉम में है इस टाइम, और उसकी मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं कि जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव रहे। ठीक है, बॉडी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने से क्या हो जाएगा कि निगेटिव वालों को जो पॉजिटिव ब्लड है वो कभी भी हमको ट्रांसमिट नहीं करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ड्यूरिंग द बर्थ इंटरमिक्सिंग कॉज होती है जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, या सी सेक्शन में भी देखने को मिलता है कि थोड़े से ब्लड की इंटरमिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, जो बेबी है वो नॉर्मल डिलीवर हो जाता है। लेकिन होता ये है कि उसका कुछ अमाउंट मदर के ब्लड में चला जाता है, तो मदर उससे सेंसिटाइज हो जाती है, यानी कि मदर के बॉडी में उस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। उन्हें लगता है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, तो उस टाइम पर तो सही हो जाता है और एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। लेकिन नेक्स्ट जब बेबी प्रेगनेंसी अकर होती है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मदर के पास क्योंकि RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ है और जो बेबी है वो दोबारा से फिर पॉजिटिव होगा, तो होता ये है कि वो ब्लड के थ्रू जब प्लेसेंटा से ब्लड जाता है तो एंटीबॉडीज़ एंटर कर जाती है, मेनली आपकी IgG एंटीबॉडीज़ एंटर करती हैं, प्लासेंटा को क्रॉस करती हैं और बेबी के ब्लड में पहुंचती हैं और वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाएंगी और बेबी के को डैमेज करना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से समटाइम्स इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही बेबी की डेथ हो जाती है। कभी कभी उसको जॉइंटिस हो जाती है, कभी कभी उसको सीवियर डिजीज़ेस देखने को मिलती हैं। इस कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है हीमोलाइटिक डिजीज़ेज़ ऑफ न्यू बॉर्न। ठीक है, तो पहले के टाइम पर ऐसा होता था कि फर्स्ट बेबी हेल्दी एंड सेकंड बेबी बार बार उसकी डेथ हो रही है, कॉज नहीं हो पा रहा है नॉर्मल डिलीवरी प्रॉपर, या फिर जन्म के कुछ हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते के अंदर उसकी डेथ हो जाना, इस तरीके की चीज़ें देखने को, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती थी। इसकी वजह से आजकल ऐसा नहीं देखने को मिलता है, ब्लड ग्रुप पहले ही हो जाता है तो पता चल जाता है। तो एक इंजेक्शन है RH इम्यूनोग्लोबुलिन, हम पहले से ही उसको दे देते हैं, जिसका नाम है रोगम। यहाँ पर दिया गया इंजेक्शन है रोगम, इसमें RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, जिसको हम पहले ही अगर मदर को दे दें सेकेंड प्रेगनेंसी से पहले, तो उन एंटीबॉडीज़ को ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है जो मदर के ब्लड में ऑलरेडी बन चुकी हैं। जितनी भी एंटीबॉडीज़ बनी हैं उनको क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज़ कर देगा, और न्यूट्रलाइज़ करने के बाद में जब दूसरा बेबी होगा तो उस पर कोई भी किल नहीं होगा, वो हेल्दी बेबी रहेगा। ठीक है, तो ये RH ब्लड ग्रुप की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। ABO के साथ में ऐसा नहीं है, बट RH के साथ में ऐसा है। ABO के साथ क्यों नहीं है? अदर ब्लड ग्रुप की मदर हो और अदर ब्लड ग्रुप का बेबी हो, फिर भी वो आपस में किल नहीं करता है। इसका रीज़न ये है कि RBCs कभी भी बेबी के और मदर की इंटरमिक्सिंग नहीं होती, सिर्फ एंटीबॉडीज़ ही इंटरमिक्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ये था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब हम यहाँ पर ये आपको एक लिस्ट ये जो दिख रही है, ये है कंबाइंड फॉर्म में RH एंड ABO की।
ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसी तरह से सारे 8 के 8 हमारे दिए गए हैं ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, इसके कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दिए गए हैं, यानी किन कंडीशन में हमको ज़रूरत होती है ब्लड ग्रुप परफॉर्म करने की। ठीक है, तो बहुत सी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं जिन कंडीशन में हमको ब्लड ग्रुप की प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। लेकिन इसके पहले कि हम उसको कंटिन्यू करें, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ क्लास। अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो एंड वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोर्स की कंप्लीट फीस है 25,000। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सो क्लास ये है ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप। हाँ, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात हम लोग करने वाले थे, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए हमको ज़रूरत पड़ सकती है ब्लड ग्रुप, क्योंकि बिना ब्लड ग्रुप को परफॉर्म किए हम ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न कभी भी नहीं करेंगे। ऑर्गन का ट्रांसफ्यूज़न जब भी हो, किडनी का ट्रांसप्लांट हो, हार्ट ट्रांसप्लांट हो, उस कंडीशन में भी हम करते हैं। प्रेगनेंसी की कंडीशन में मैंने अभी आपको एक डिज़ीज़ बताई ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के बारे में, उस कंडीशन में भी हम RH इनकम्पैटिबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप। मैंने आपको ब्लड ग्रुप दोनों टाइप जो इम्पॉर्टेंट हैं आपको मैंने बताए हैं, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनके मैंने सिर्फ आपको नाम बताए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें हमको ज़रूरत पड़ती है ब्लड ग्रुप परफॉर्म करने की, क्यों हमें ये ज़रूरत है। ठीक है, तो ये इट इज़ ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप एंड RH ग्रुप, ABO ग्रुप। ठीक है, बाकी के जो आगे का पोर्शन है उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।